चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि टाटीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है। तो टाटीपाका तेल रिफाइनरी जो स्थित है ये आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसके संचालक कंपनी को है तो इसकी संचालक कंपनी ओएनजीसी है, यानी ओएनजीसी इसको संचालित करती है। और भी तथ्य हैं जो इससे संबंधित पूछता है, जैसे पूछ देता है आपका कि डिगबोई रिफाइनरी कहाँ स्थित है। तो डिगबोई रिफाइनरी कहाँ स्थित है, याद रखिएगा असम में स्थित है। और इसकी स्थापना याद रखिएगा कब हुई थी, तो ये इसकी स्थापना 1901 में हुई थी और ये आपको सबसे पुरानी रिफाइनरी है। एक और पूछता है बरौनी के बारे में कि बरौनी रिफाइनरी कहाँ है। तो ये बरौनी रिफाइनरी जो है ये आपको बिहार में स्थित है और ये रूस की मदद से आपको 1964 में इसको बनाया गया था। ठीक है, ये भी दिमाग में रखिएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं कि आखिर दूसरा क्वेश्चन अब कौन सा है ये देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सागरों में से कौन सा सागर गाजा पट्टी के पास स्थित है। तो भैया गाजा पट्टी के पास कौन सी सागर स्थित है, तो भूमध्य सागर स्थित है। तो भूमध्य सागर क्या है, तो ये गाजा पट्टी के बारे में जानते हैं कि यह भूमध्य सागर के पूर्वी तट पे स्थित एक क्या है, छोटा सा तटीय क्षेत्र है जिसकी सीमाएं मिस्र और इजराइल से लगती है। ये याद रखिएगा कि इसकी सीमाएं किससे लगती है, मिस्र और इजराइल से। दूसरा ऑप्शन क्या है, लाल सागर। तो लाल सागर के बारे में जानते हैं, लाल सागर जो है वो स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ा गया है, यानी कि स्वेज नहर के माध्यम से जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ा गया है। और इजराइल का एलाट बंदरगाह, कौन बंदरगाह, एलाट, इजराइल का एलाट बंदरगाह अकाबा की खाड़ी के जरिए लाल सागर से जुड़ता है। चलिए तीसरा है काला सागर। काला सागर जो है, काला सागर में ध्यान रखिएगा, काला सागर में यूक्रेन, इसकी सीमावर्ती जो देश हैं जो इस देश से लगे हुए काला सागर से, वो यूक्रेन है, रूस है, तुर्की है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, जॉर्जिया है। ये सारा देश का नाम अगर याद नहीं रहता है तो एक इसका ट्रिक है, बर्गर, बर्गर से याद रखिएगा। बर्गर में से सारे इसके सीमावर्ती काला सागर के सारे सीमावर्ती देशों का नाम है। ठीक है, इस बर्गर ट्रिक को याद रखिएगा। चौथा है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर में क्या है, ये विश्व की सबसे बड़ी यानी खारे पानी की झील है और इसके सीमावर्ती जो देश है वो है कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। ठीक है, तो इस तथ्य को इस तरीके से भी याद रखिएगा। चलिए चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन के पास। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्य के अधिकतम, क्या है, राज्य के अधिकतम न्यूनतम साक्षरतानुसार सही क्रम में इंगित कीजिए। किसके, जनगणना 2011 के हिसाब से। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको डी, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा और केरल, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। तो चलिए देखते हैं। तो केरल का कितना भैया, तो केरल का है 94, केरल का है 94.00। मिजोरम का क्या है, तो मिजोरम का हो जाएगा 91.33। गोवा का क्या है, तो गोवा का है 88.70%। और त्रिपुरा का क्या है, 87.75। ये याद रखिएगा। जनगणना ये 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत की कुल साक्षरता दर 11 के, अगर जनगणना 11 के हिसाब से बात करें तो भारत की कुल साक्षरता दर क्या है, 74.04%। और इसमें पुरुष साक्षर कितने हैं, अगर बात करेंगे इसमें कि आखिर इसमें पुरुष साक्षर कितने हैं, तो पुरुष साक्षर में आ जाएगा आपका 82.14%, 82.14%। और महिला साक्षर आ जाएगी 65.46%। ये परसेंटेज याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है। यानी कौन सी ये वायुमंडलीय परत के बारे में पूछ रहा है क्या, तो वायुमंडलीय परत वो कौन सी है जिससे जलवायु या मौसम के सभी परिवर्तनों, यानी कि सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है। तो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ मंडल हो जाएगा। क्षोभ मंडल में क्या है, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे क्या है, निचली परत है। ठीक है, जिसमें अब निचली परत में क्या क्या बनता है, तो भैया बादल बनता है, वर्षा, तूफान, कोहरा आदि सभी जो मौसम जलवायु परिवर्तन है ये आपको क्षोभ मंडल में ही दिखेंगे। अब आता है समताप मंडल, क्या है थोड़ा देख ले।
समताप मंडल में ओजोन परत इसी में पाई जाती है, यानी कि कोई पूछ दे कि इस ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल में। ठीक है, अब देखते हैं कि आखिर ये मध्य मंडल क्या है। मध्य मंडल में क्या होता है कि वायुमंडल के सबसे ठंडी परत है ये। अंतरिक्ष के आने वाले उल्का पिंड इसी परत में जलकर नष्ट हो जाते हैं, ये मध्य मंडल में ही। ठीक है, अब है लास्ट में बाह्य मंडल। अब बाह्य मंडल है तो यानी कि आयन मंडल इसी भाग में है जो रेडियो संचार का मदद करता है, रेडियो संचार में। ठीक है, ये सारे आपके प्रकार हैं जो हमने आपको बता दिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है। क्या है, स्थानीय स्वशासन। तो भैया इसके तो भाई रिपन साहब है स्थानीय स्वशासन के जनक। अब स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, लॉर्ड रिपन। कब के, तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में, कब, 1882 में स्थानीय स्वशासन के प्रस्ताव लाने के कारण यह उपाधि ली। इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब ये रिपन का एक और उपलब्धि जरूर है कि पहली नियमित जनगणना भी उन्होंने शुरू की। कब, 1881 में। 1881 में भारत की पहली आधिकारिक और नियमित दशकीय जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में ही शुरू हुई। एक और इंपॉर्टेंट है इल्बर्ट बिल विवाद, 1883 की घटना है। क्या है, इल्बर्ट बिल, ये भारतीय न्यायाधीशों को, यानी जो भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों के मुकदमों को सुनने का अधिकार देने का प्रयास है, जिसका अंग्रेजों ने क्या किया था, विरोध किया था। अब देखते हैं ए नंबर क्वेश्चन क्या है, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी की क्या उपलब्धि है, ये हड़प की नीति इन्होंने चालू किया था। और सबसे हड़प की नीति के सबसे पहला प्रांत कौन शिकार बना था, सतारा। ठीक है, भारत में पहले रेलवे लाइन इन्होंने लॉर्ड डलहौजी ने ही बिछाया था। कब, तो 1853 में। कहां से कहां, मुंबई से लेके थाने तक। डाक व्यवस्था भी इन्होंने शुरू किया था। अब ऑप्शन क्या है, बी, लॉर्ड माउंटबेटन। ये स्वतंत्र भारत के क्या है, प्रथम गवर्नर जनरल है। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना कब थी, माउंटबेटन 3 जून 1947 को प्रस्तुत की। अब एक और क्या बच गया, लॉर्ड मैकाले देख लेते हैं। तो लॉर्ड मैकाले की क्या उपलब्धि है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक, यानी कि 1835 में इन्होंने मैकाले के विवरण पत्र है 1835, यानी इन्हें भारत के अंग्रेजी का जनक कहा जाता है। अब ये प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष। ये सारे ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न के साथ साथ जो ऑप्शन होते हैं उसको भी हम डिटेल कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन आपको ऑप्शन के तौर पे भी देखने को मिल जाता है। हो सकता है कि लॉर्ड डलहौजी मिल जाए क्वेश्चन के तौर पे, इस कारण ऑप्शन को भी डिटेल करना जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है। ये राज्य के बारे में पूछ रहा है कि आखिर राज्य में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है। तो कौन करेगा भैया, विधानसभा का अध्यक्ष। कौन करेगा, विधानसभा का अध्यक्ष। और केंद्र की बात रहती तो लोकसभा का अध्यक्ष होता। तो धन विधेयक से क्या है, राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय विधानसभा का कौन करता है, अध्यक्ष करता है। और लोकसभा अध्यक्ष का भी निर्णय केंद्र के स्तर पर करता है। अब देख लेते हैं कि आखिर इससे संवैधानिक अनुच्छेद क्या है। अगर बात केंद्र की होगी तो आर्टिकल आ जाएगा 110। ये धन विधेयक की परिभाषा करता है। 110 क्या करता है, धन विधेयक को परिभाषित करता है, परिभाषा। और 109 क्या है, धन विधेयक से ही संबंधित है। ये 109 भी धन विधेयक संबंधित है, ये इसकी प्रक्रिया से संबंधित है धन विधेयक के। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा, आर्टिकल 110 इसको परिभाषित करता है, 109 इसकी प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, अब इसकी और अगर राज्य में क्या है, अगर राज्य स्तर की बात करें कौन सा आर्टिकल है, तो राज्य में धन विधेयक जो है अनुच्छेद 199, राज्य स्तर पे हम बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 199 है। धन विधेयक की क्या है, 199 राज्य स्तर पे धन विधेयक को 199 आर्टिकल क्या करता है, परिभाषित करता है। ठीक है, और 198 आर्टिकल जो है राज्य स्तर पर क्या करता है, इसका विशेष प्रक्रिया है। यानी केंद्र स्तर की बात की होगी तो 110 और 109, और राज्य स्तर पे बात होगी तो 199 और 198, ये दोनों आर्टिकल आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ये प्रश्न बार बार पूछता है, हर बार पूछता है, इसका इसको पोस्ट दिमाग में रखिएगा।
चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे। अब ये पूछ रहा है कि हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपके हमारे महात्मा गांधी की। इस प्रसिद्ध कथन महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 यानी इसी को कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। ये कथन 1942 की है। इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने क्या कहा था? करो या मरो। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में ग्वालियर टैंक मैदान में इस आंदोलन का क्या किया गया था? आह्वान किया गया था। 8 अगस्त 1942। ठीक है। अब महात्मा गांधी ने करो या मरो, हे राम, भारत छोड़ो जैसे बहुत सारे नारे इन्होंने दिया। अब दूसरा ऑप्शन एक है जवाहरलाल नेहरू। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, आप लोग पढ़े होंगे, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में लाहौर अधिवेशन में ही दिया था। और इन्होंने एक बात कही थी, आराम हराम है। ये किसका कहा हुआ है? जवाहरलाल नेहरू का ही, कि आराम हराम है। ठीक है। नारा और स्वतंत्र पूर्ण संध्या। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू का 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी उन्होंने, आराम हराम है, इन्होंने यही नारा दिया था। ठीक है। अब एक है ऑप्शन सी नंबर है अब्दुल कलाम आजाद। इनको देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री ये रह चुके हैं, ये दिमाग में रखिएगा। अब डी ऑप्शन है वीडी सावरकर। अभिनव भारत, इन्होंने अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। कब की? 1904 में। और क्या किया इन्होंने? 1857 में संग्राम पर पुस्तक लिखा, यानी कि 1857 के संग्राम पे इन्होंने, वीडी सावरकर ने पुस्तक लिखा था। वो पुस्तक क्या था? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो ये दिमाग में आप रखिएगा। ये चारों ऑप्शन भी आई है क्वेश्चन के साथ साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? बांटो और छोड़ो किसने? एम जिन्ना ने। ये नारा मुस्लिम लीग कराची अधिवेशन दिसंबर 1943 में दिया गया था। कब? दिसंबर 1943 को ये नारा दिया गया था जिन्ना के द्वारा से। किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में। अंग्रेजी में इसी को कहते हैं डिवाइड एंड क्विट। ठीक है। उद्देश्य क्या था भैया इसका? तो भारत छोड़ो आंदोलन के जवाब में जिन्ना ने मांग की थी कि अंग्रेज पहले भारत का विभाजन करे फिर भारत छोड़े। ठीक है। और भी इसके साथ और विकल्प हैं, जैसे एम जिन्ना को तो आप समझ लिए। एक एम अंसारी है बी में। एम अंसारी का है, ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और 1947 के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। कब? 1927। 1927 के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन के क्या रहे हैं? ये अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है। एक मोहम्मद इकबाल है, इनके बारे में देखते हैं। मोहम्मद इकबाल कौन है भैया? तो ये जो है प्रसिद्ध कवि, 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में सबसे पहले इन्होंने अलग मुस्लिम राज्य का विचार रखा था। यही मोहम्मद इकबाल हैं। सबसे पहले इन्होंने अलग मुस्लिम राज्य का विचार रखा था। सारे जहां से अच्छा इन्होंने ही लिखा था, मोहम्मद इकबाल ने ही लिखा था। चलिए, ये सारे ऑप्शन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के साथ साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय उत्सव किसने कहा था? यानी जो ये कांग्रेस है, इस कांग्रेस को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय उत्सव, यानी शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय उत्सव की उपाधि दी थी। आखिर किन्होंने दी थी भैया? तो ये दिए थे लाला लाजपत राय ने। उन्होंने कांग्रेस को वार्षिक अधिवेशन का पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि कांग्रेस सम्मेलन शिक्षित भारतीयों क्या है? वार्षिक राष्ट्रीय मेला है, यानी उत्सव है। उन्होंने हालांकि कांग्रेस को सुरक्षा वॉल्व, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का भी सिद्धांत दिया था। अब इनको लाला लाजपत को क्या कहा जाता है? तो भाई पंजाब केसरी भी इन्हें कहा जाता है। साइमन कमीशन का विरोध करते समय इनको लाठीचार्ज में घायल हो गए थे। और उस घायल के दौरान उन्होंने एक बात कही थी अंग्रेज को, मेरी शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील साबित होगी।
उनकी उसी कारण से देहांत भी हो जाती है। बी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इन्होंने ही ये दिया था। और इन्होंने एक टिप्पणी भी किया था कांग्रेस पे कि कांग्रेस के बारे में इन्होंने कहा था कि यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टर टर करेंगे तो हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। साल में एक बार मेढक की तरह टर टर करने से कुछ हासिल होगा? इन्होंने कांग्रेस के इस बात को कहा था, कांग्रेस को। अब है आपका सी नंबर ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले। ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु रह चुके हैं। और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये पूछता है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना इन्होंने 1905 में की थी। चौथा ऑप्शन है बिपिन चंद्रपाल। बिपिन चंद्रपाल है, ये गर्म दल के नेता थे, लाल बाल पाल के त्रिगुट के एक हिस्सा थे। उन्होंने कांग्रेस की शुरुआती कार्यशैली को याचना संस्था भी कहा था। इन्होंने भी क्या कहा था? याचना संस्था, याचना संस्था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये चारों ऑप्शन देखिए, हमने कहा क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन भी काफी महत्व रखते हैं। हमें पता चला कि वो लाला लाजपत राय को पढ़ लिए, लेकिन आप क्वेश्चन में देखिएगा प्रीवियस ईयर बनाते वक्त कि बाल गंगाधर तिलक से भी व्यक्तिगत प्रश्न पूछता है, गोपाल कृष्ण गोखले से भी व्यक्तिगत प्रश्न पूछता है, और बिपिन चंद्र पाल से भी पूछता है। तो ये सारे ऑप्शन भी बहुत वीवीआई होते हैं क्वेश्चन के साथ साथ। चलिए, क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन कि डलहौजी के व्यापन के सिद्धांत के आधार पर विलय की गई प्रथम रियासत कौन सी थी? यानी पूछ रहा है कि प्रथम रियासत, तो पिछले वाले ऑप्शन में डलहौजी का जिक्र था, वहां हमने कहा था कि सतारा है। देखिए यही डलहौजी अब क्या हुआ, यही डलहौजी अब क्वेश्चन के रूप में देखने को मिल गया। यही कहते हैं कभी कभी ऑप्शन भी जो है क्वेश्चन के रूप में देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर व्यापगण का सिद्धांत क्या है? हड़प की नीति जिसे बोलते हैं, कि डलहौजी ने इसको कब लाया था? ये 1848 से 1856 में लागू किया गया था। प्रथम शिकार इसका कौन बना था? ये आपको सतारा बना था। कब बना था? सतारा 1848 में बना, जो महाराष्ट्र में है। इसके साथ साथ और भी ऑप्शन है, जैसे आपको सतारा है, और भी बहुत सारे पे इन्होंने हड़प की नीति से, जैसे जैतपुर को इन्होंने प्राप्त किया 1849 में। आपको सबलपुर को प्राप्त किया इन्होंने 1849 में ही, और आपको जैतपुर को भी इन्होंने प्राप्त किया 1849 में ही हड़प की, और झांसी को इन्होंने 1853 में हड़प की नीति से छीन लिया। तो ये सब सारे 10 क्वेश्चन पे डिटेल है। आगे हम आपके सामने फिर क्वेश्चन लेके आएंगे इससे भी और 10 क्वेश्चन के। तब तक के लिए नमस्कार।